गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली हमने मौर्य साम्राज्य की क्लास करी थी, उसमें हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में और उससे जुड़े शासकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी जानने का प्रयास करा था। दोस्तों इस क्लास में हम आगे बढ़ते हुए मौर्यों के साम्राज्य विस्तार को पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य के प्रशासन को पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। और दोस्तों ये तीनों ही बिंदु मौर्य साम्राज्य के लिए यूपीएससी के नज़रिए से या ऑल स्टेट पीसीएस के नज़रिए से, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अगर बीए एमए भी कर रहे हैं तो उसके नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं और यहाँ पर इस चैप्टर को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि मैनेज करा है। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। तो दोस्तों साम्राज्य से हमारा अर्थ होता है एक बड़े भूभाग पर, एक बड़े भूखंड पर एक राज्य का शासन स्थापित होना, एक राजा का शासन स्थापित होना ही साम्राज्य कहलाता है। उस समय क्या कहते हैं राजा हुआ करते थे और राजा बड़े बड़े भूभागों पर अपना शासन स्थापित किया करते थे। आज के समय भी हम कह सकते हैं देश एक तरीके से साम्राज्य है और इस देश पर शासन करने वाला उस देश का राजा है। जैसे कि देश भारत एक साम्राज्य है और भारत पर राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके राजा है। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र में राजा शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होता, सही नहीं होता, ये एक तरीके से नेगेटिव वे में लिया जाता है। तो दोस्तों आओ मैंने आपको ये उदाहरण दिया था, लगभग इसी तरीके से राजा होते थे और साम्राज्य इसी प्रकार से होते थे जिस प्रकार से आज देश और प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों आओ मौर्य साम्राज्य का विस्तार पढ़ते हैं। तो मौर्यों के अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई जिसका विस्तार दोस्तों हिंदू कुश, अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान में उत्तर पश्चिमी सीमा पर, तो हिंदू कुश से लेकर और पूर्व में बंगाल तक और दोस्तों दक्षिण में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। इतने बड़े भूभाग पर मौर्यों ने अपना शासन स्थापित करा था और उस समय अपना शासन स्थापित करा था जब ना तो यातायात के साधन बहुत सरल और सुगम थे जिस तरीके से आज हमारे पास रेल भी है, हवाई जहाज भी है, बस भी है, गाड़ी भी है, कार भी है, बहुत सारे साधन है। हम एक जगह से दूसरी जगह चंद घंटों में पहुंच सकते हैं, चंद मिनटों में पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में 6-6 महीने लगते थे, उस समय भी मौर्य साम्राज्य की आप महानता को देखो कि उस समय भी उन्होंने एक इतना बड़ा और विस्तृत साम्राज्य स्थापित करा जो कर्नाटक से कह सकते हैं बंगाल था और बंगाल से सीधा अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वतमाला तक। तो दोस्तों देखते हैं मौर्यों के अधीन एक बड़ा साम्राज्य था। मैप पे थोड़ा सा देख लेना, अफगानिस्तान कहाँ पर है, बंगाल कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो थोड़ा सा मैप पे देख लेना। जम्बू द्वीप की अवधारणा को साबित किया जो अंग्रेज भी नहीं कर सके, और मौर्य ने उस समय जम्बू द्वीप की अवधारणा को साबित करा जो मौर्य भी नहीं कर सके, अंग्रेज भी नहीं कर सके। दोस्तों जम्बू द्वीप से हमारा क्या आशय है? जम्बू द्वीप से ये जो इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप था, इस भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज अफगानिस्तान के लिए लड़ते रहे लंबे समय तक, अफगानिस्तान पर अधिकार के लिए, और मुश्किल से ही छिटपुट अधिकार अफगानिस्तान पर कर पाए। अंग्रेज भी अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए, लेकिन मौर्य साम्राज्य ने अफगानिस्तान को जीता, उसके आगे तक के भी कुछ क्षेत्रों को जीता। आगे देखते हैं विभिन्न चरणों में साम्राज्य विस्तार करा। धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार करा, कैसे कैसे। तो सिंध नदी व व्यास नदी के बीच का भूभाग जिसे सिकंदर के आक्रमण के कारण फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर गुरु चाणक्य के साथ जीता। तो दोस्तों सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच का भाग हम कह सकते हैं कि वर्तमान पंजाब पाकिस्तान की जो इस क्षेत्र वाला एरिया है, इस एरिया को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था वो जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ, हमने देखा है व्यास नदी से सिकंदर के जो सैनिक थे वो वापस लौट गए थे, इस नदी को पार करने से मना कर दिया था। और पंजाब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था पोरस। पोरस से सिकंदर की एक भिड़त होती है और सिकंदर पोरस को हरा देता है, लेकिन उसकी महानता को, उसके जज्बे को, उसके साहस को देखते हुए पोरस को उसका साम्राज्य वापस कर देता है और यहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन दोस्तों सिकंदर तो यहाँ से वापस लौट जाता है, लेकिन ये जो क्षेत्र होता है पंजाब के आसपास का, सिंधु नदी और व्यास नदी के आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सिकंदर का जो आक्रमण होता है वो यहाँ के कई राजाओं को हटा देता है, छोटे मोटे राजाओं को हटा देता है, और जो छोटे छोटे यहाँ के राजा हुआ करते थे वो सब भाग जाते हैं। एक तरह की अव्यवस्था फैल जाती है या फिर जो बचे हुए होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र पर अपना कह सकते हैं साम्राज्य, अपना शासन स्थापित कर लेता है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा चरण देखेंगे, नंद वंश को समाप्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। पाटलिपुत्र पर अधिकार किया, नंद वंश को समाप्त कर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जो महापद्म नंद होंगे, धनानंद होंगे सॉरी, धनानंद को चंद्रगुप्त यहाँ पे हराएंगे और हराने के बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेंगे और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। आगे बढ़ेंगे, तीसरा चरण या फिर उत्तर भारत पर नियंत्रण का चरण। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतमाला पर भी था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो कहेंगे हम बंगाल में था, कर्नाटक था। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इतिहास का अध्ययन मतलब अतीत का अध्ययन, मतलब उन बीती हुई चीज़ों का अध्ययन जो बहुत समय पहले, हजारों सालों पहले व्यतीत हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। और जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, बीती हुई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश, कुछ ना कुछ संभावना होती है कि हम चीज़ों को बिल्कुल जो का तो नहीं जान सकते। हम प्रयास करते हैं, हम अच्छी कोशिशें करते हैं कि हम चीज़ों को जान पाए, लेकिन जो का तो नहीं जाना जा सकता। तो हम जिन चीज़ों के माध्यम से उन चीज़ों को जान पाते हैं, यहाँ पर हम वही पढ़ रहे हैं कि हमें किन चीज़ों के माध्यम से ये पता चलता है कि राजस्थान या पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में मुगल मौर्यों का शासन था या नहीं था। तो दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान में बेरांग अथवा भबरू लघु शिलालेख, राजस्थान में बेरांग अथवा भबरू शिलालेख मिला है, जिससे यहाँ पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, मौर्यों का साम्राज्य यहाँ तक था। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे और गुजरात में देखेंगे गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख। और दोस्तों सोपारा बंदरगाह जो की भी चर्चा मिलती है, सोपारा बंदरगाह के बारे में पता चलता है कि सोपारा बंदरगाह मौर्यों के अधीन था। सोपारा जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में, तो मतलब महाराष्ट्र में भी मौर्यों का शासन था। मध्य भारत मतलब आज का हम एमपी कहेंगे, मध्य प्रदेश, तो सांची और रूपनाथ क्षेत्र से मिले शिलालेखों के आधार पर, सांची और रूपनाथ से मिले शिलालेखों के आधार पर हम ये जान पाते हैं जो सांची और रूपनाथ ये दोनों ही क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में, और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भी मौर्यों का शासन था। अशोक का नाम साथ ही इस आधार पर भी कि अशोक का नाम बौद्ध ग्रंथ में उज्जैनी करमोली, बौद्ध ग्रंथ में हमने पढ़ा था अशोक का नाम उज्जैनी करमोली के नाम से मिलता है। और उज्जैनी मतलब उज्जैन, और उज्जैन हमारा मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, तो उज्जैनी करमोली क्षेत्र के नाम से भी, उस क्षेत्र के नाम से भी अशोक को जाना गया। तो लगभग अशोक का वहाँ पर कह सकते हैं कि राज होगा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल दोस्तों महास्थाना अभिलेख के बारे में चर्चा मिलती है, तो हम समझ जाते हैं कि बंगाल पे साम्राज्य था। आगे देखेंगे पुत्री, अशोक अपने पुत्र और पुत्री को बंगाल की ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर छोड़ने आता है धर्म प्रसार के लिए कि आप जाइए और धर्म प्रसार कीजिए दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में, मतलब श्रीलंका में बाहरी भाग में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पुत्र और पुत्री को छोड़ने आता है अशोक और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर। और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो दोस्तों बंगाल में, मतलब इससे हमें पता चलता है कि बंगाल भी लगभग मौर्यों के नियंत्रण में था। आगे देखेंगे, सिंधु से पूर्व का भाग सेल्यूकस से युद्ध द्वारा जीता गया था, और सिंधु से पूर्व, सिंधु नदी से पार का भाग जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाग, इस भाग को दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का राजदूत था उससे चंद्रगुप्त मौर्य की एक लड़ाई होती है, आपको पता होगा, जानकारी होगी। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य 4 क्षेत्रों की डिमांड करता है। जब वो सेल्यूकस को हरा देता है 4 क्षेत्र लेता है और बदले में, और उससे उसकी पुत्री के साथ भी विवाह करता है, जो हमने पहली क्लास में ही पढ़ा है। तो इस तरीके से ये अपने साम्राज्य का प्रसार करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रशासन के बारे में, मतलब प्रशासन से हमारा मतलब होता है इतने बड़े साम्राज्य को राजा और उसके अधिकारी गण किस प्रकार से चलाते थे, किस अधिकारी की नियुक्ति कैसे करी जाती थी, किस अधिकारी का क्या कार्य होता था, और राजा इन सब चीज़ों को कैसे प्रबंध करता था, कैसे इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें मौर्यों के अधीन एक कठोर एकीकृत केंद्रीकृत प्रशासन की जानकारी मिलती है। एकीकृत और केंद्रीकृत मतलब इतने बड़े साम्राज्य पे एक केंद्रीकृत प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसका मतलब है कि बड़े साम्राज्य पे जितनी भी नियुक्तियां होती थी, जितने भी अधिकारी होते थे, सब राजा के अधीन हुआ करते थे, और राजा ही सर्वशक्तिशाली होता था, सर्वशक्तिमान होता था राजा ही। और कह सकते हैं कि राजा का उन सभी पे कठोर नियंत्रण होता था। तो इसी को दोस्तों केंद्रीकृत शासन कहते हैं। जब सत्ता कहते हैं कि शक्ति जब बढ़ती नहीं है बल्कि एक व्यक्ति में समाहित होती है, और वो व्यक्ति होता है राजा, इसी को केंद्रीकृत शासन कहते हैं। जानकारी मिलती है, परंतु यह केवल गंगा घाटी की सच्चाई प्रतीत होती है, बिना यातायात व जनसंपर्क साधनों के ऐसा संभव नहीं है। परंतु दोस्तों इतने बड़े साम्राज्य पर और बिना टेलीफोन के कह सकते हैं कोई जनसंपर्क नहीं था, अपने अधिकारियों से
कैसे बात करते होंगे, पत्र व्यवहार से बात करते थे तो पत्र को भी आने और जाने में काफ़ी समय लगता था। कोई फ़ोन तो था नहीं कि कॉल करी और वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी ले ली। तो दोस्तों उस समय जब हमारे सामने संचार के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तो एक क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य, और वो भी केंद्रीकृत साम्राज्य कि राजा जो कहे अधिकारी उस चीज़ को माने, ये संभव प्रतीत नहीं होता है। इस चीज़ पे एक विवाद है एक प्रकार का। तो दोस्तों देखेंगे कि ये सिर्फ गंगा घाटी कह सकते हैं कि गंगा घाटी के गंगा घाटी मतलब जो पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में तो ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि वहाँ पर राजा रहता था, क्योंकि वहाँ पर राजा ज़्यादा शक्तिशाली था, राजा का जो महल था वो वहीं पर था। तो दोस्तों राजा के आसपास के क्षेत्रों को माना जा सकता है कि वहाँ पर कठोर प्रशासन होगा, लेकिन उस एरिया से बाहर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कठोर प्रशासन हो। हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रशासन वैसे वैसे ढीला पड़ता चला जाएगा, प्रशासन वैसे वैसे लचीला होता चला जाएगा। तो दोस्तों हम कठोर प्रशासन या एकीकृत प्रशासन ना मान के, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे विभेदकारी केंद्रीकृत प्रशासन माना है। विभेदकारी केंद्रीकृत प्रशासन से हमारा मतलब है कि विभेद है, मतलब अंतर है यहाँ के प्रशासन में, उससे आगे के प्रशासन में, उससे आगे के प्रशासन में। यहाँ का प्रशासन जहाँ पर राजा था वो बहुत स्ट्रांग था, मजबूत था, कठोर था। जैसे जैसे उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रशासन ढीला होता चला जाएगा, क्योंकि यातायात और जनसंपर्क जो संचार के साधन थे वो इतने मजबूत नहीं थे या फिर ना के बराबर थे। और ऐसे समय पर जब ना यातायात के साधन थे, ना जनसंपर्क के संचार के अच्छे साधन थे, तो ऐसे समय में इतने बड़े भूभाग पर केंद्रीकरण शासन को स्थापित करना असंभव लगता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को भी फ्रेम करना है। दोस्तों देखेंगे केंद्रीकृत शासन को समझेंगे, आखिरकार केंद्रीकृत शासन क्या होता है। दोस्तों तो केंद्रीकृत शासन की कुछ बिंदु होती हैं कि सभी अधिकारी राजा के द्वारा नियुक्त होंगे। जब सभी अधिकारियों को, छोटे छोटे अधिकारियों को राजा नियुक्त करेगा तो छोटे छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी सभी राजा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, सभी राजा के प्रति जिम्मेदार होंगे, और राजा उनसे कुछ भी कहेगा तो राजा की बातों को किसी प्रकार से इनकार नहीं कर सकते। तो हम मानेंगे कि राजा एक कठोर शासन चलाता, कि छोटे छोटे अधिकारी से राजा खुद ही जुड़ा हुआ था एक तरीके से। देखेंगे कि शक्ति का प्रमुख स्रोत राजा हुआ करता था, ठीक है। देवानाम प्रिय की उपाधि, राजा देवानाम प्रिय की उपाधि लेते थे। देवानाम प्रिय का मतलब होता है जो देवता का प्रिय होता है, और देवता का प्रिय अगर राजा अपने आप को कहेगा तो राजा ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं देवता का प्रिय हूँ, सबसे प्यारा हूँ, और देवता का क्योंकि मैं प्यारा हूँ इसलिए देवता ने मुझे धरती पे भेजा है आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, और क्योंकि मुझे देवता ने भेजा है आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए इसलिए आप सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी बातों की अवहेलना करोगे, मेरे आदेशों की अवहेलना करेंगे तो आप देवता के भगवानों की अवहेलना करेंगे, और ऐसे में कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो राजद का कह सकें राजद का देवीकरण किया गया, देवताओं का देवीकरण किया, उस समय भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि राजा देवीकरण पर और ज्यादा कह सकते हैं बल दे रहे थे। न केवल प्रचलित कानूनों को लागू करना बल्कि नए कानूनों को भी बनाना, न केवल प्रचलित कानूनों को लागू करना। दोस्तों राजा का जो कर्तव्य बताया गया है वो अपने देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और उन कानूनों को, जो कानून उसके देश में लागू हैं, स्थापित है, उन कानूनों का सही प्रकार से संचालन करना राजा का कर्तव्य माना गया है। लेकिन जो चाणक्य है उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने राजा को और ज्यादा अधिकार दिए। उन्होंने इस चीज को माना है कि राजा न केवल प्रचलित कानूनों को स्थापित करेगा, प्रचलित कानून को संचालित करेगा, बल्कि राजा नए कानूनों को भी बनाएगा। तो राजा को ज्यादा शक्ति दी गई है, और जब राजा को ज्यादा शक्ति दी जाएगी तो केंद्रीकृत शासन और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। दोस्तों आज के समय में हम देखते हैं कि विकेंद्रीकृत शासन है। विकेंद्रीकृत शासन से हमारा मतलब है कि प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का, प्रधानमंत्री की अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन हर राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री को सारी शक्ति ना देके कुछ शक्तियां मुख्यमंत्री को भी दे दी। फिर हम देखेंगे कुछ शक्तियां पंचायती राज को भी दे दी गई। तो 3 स्तर पर शक्तियां बटी हुई हैं। फिर प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेता है, हम देखेंगे हमारे देश में कार्यपालिका भी है, और हमारे देश में विधायिका भी है, और न्यायपालिका की भी है। तो दोस्तों तीनों के बीच में शक्तियां बटी हुई है, कार्यपालिका, विधायिपालिका और न्यायपालिका। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। इसी शासन को, इसी व्यवस्था को हम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन आज जो शासन व्यवस्था उसे हम विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ मतलब अधिकारी अथवा 16-27 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। मतलब राजा के पास अच्छा खासा कह सकते हैं अधिकारी लोगों का एक जमावड़ा था, समूह था। मतलब राजा के पास इतने लगभग अधिकारी हुआ करते थे जिनके द्वारा राजा प्रशासन पर अपना अधिकार चलाया करता था या फिर शासन किया करता था। तो दोस्तों ये प्रशासन के बारे में पता चलता है हमें। साम्राज्य का विभाजन 4 मुख्य प्रांतों में। प्रांत का मतलब होता है दोस्तों राज्य, जैसे स्टेट। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो भारत है लगभग 28 राज्यों में विभाजित है। पहले 29 राज्य में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हमने 2 भागों में बांट दिया है और 2 कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं जम्मू कश्मीर से 2 हम। तो दोस्तों अब 28 राज्य बचे हैं भारत में। तो उस समय 4 राज्यों में, 4 प्रांतों में संपूर्ण साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य विभाजित था। आज भारत 8 प्रांतों में विभाजित है, उस समय 4 में भी विभाजित था। प्रत्येक प्रांत पर एक कुमार दोस्तों ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रांत पर जिस तरीके से आज प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से प्रत्येक प्रांत पर एक कुमार अथवा आर्यपुत्र नामक अधिकारी हुआ करता था। मतलब इसे हम उस आज के समय से मुख्यमंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नामक अधिकारी अपनी परिषद के माध्यम से शासन चलाया करता था। ये अपनी परिषद के माध्यम से शासन चलाया करता था। इसके पास भी अधिकारियों का एक समूह होता था और उसके माध्यम से ये शासन चलाया करता था। दोस्तों ये जो इसकी परिषद है, देखो राजा का केंद्रीकरण का तत्व यहाँ पे भी उभरता है कि ये जो परिषद है संवेदनशील मामलों का विषय की जानकारी सीधे राजा से कर सकता था, राजा को दे सकता था। कोई भी संवेदनशील मामला है तो ये मंत्रिपरिषद अपने मुख्यमंत्री कुमार आर्यपुत्र से पूछते हुए अपने बड़े अधिकारी से ना पूछ के सीधा राजा के पास जा सकता था। ये भी अधिकार राजा ने खोल रखे थे इन अधिकारियों के लिए। तो देखेंगे कि राजा किस तरीके से छोटे छोटे अधिकारी से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। अदरवाइज वरना राजा चाहता तो आर्यपुत्र से सारी कह सकते हैं सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता था, सारी स्थितियों के बारे में जानकारी रख सकता था। लेकिन उसने परिषद के अंतर्गत जो और भी अधिकारी होते थे इसकी परिषद के अंतर्गत, उन्हें भी अपने से जोड़ने का प्रयास करा। शासन चलाया करता था जो सीधा राजा के अधीन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन मतलब हम देखेंगे पूरा मौर्य साम्राज्य दोस्तों 4 प्रांतों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसे दोस्तों थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा होगा साम्राज्य। हम देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा साम्राज्य छोटे फिर प्रांत होंगे जो वर्तमान राज्य, जैसे कि आज के समय राज्य। उसके बाद दोस्तों विषय होगा जो वर्तमान जिला, जैसे आज हमारे राज्य जो है वो जिले में बटे हुए, उसी तरीके से वो विषय में बटा हुआ था। और फिर उसके बाद हमारा ग्राम होगा जो वर्तमान गांव। तो इस तरीके से संपूर्ण साम्राज्य 3 से 4 भागों में विभाजित था कि साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत विषयों में बटे हुए थे जिलों में, और जिले ग्राम में बटे हुए थे। आज हम देखेंगे तो इस साम्राज्य को देश कह सकते हैं। देश राज्यों में बटा हुआ था, राज्य जिलों में बटे हुए और जिले गांव में बटे हुए। ये आज की व्यवस्था है और उस समय की व्यवस्था ये थी। तो दोस्तों देखिए आप, हमने उस समय से क्या क्या लिया है, उस समय की चीज़ों को ही परिवर्तित करते हुए हमने आज के अपनी सुविधा अनुसार ढाला है, आज की अपनी सुविधा अनुसार उन चीज़ों को बनाया है, नया रूप दिया है। तो देख सकते हैं कि इतिहास से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जो शासन व्यवस्था, हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, इनका जन्म इतिहास से हुआ है। सिर्फ हमने कुछ ना कुछ सुधार करते हुए इनको आज के समय में लागू करा है। देखते हैं दोस्तों आगे। स्थानीय प्रशासन दोस्तों, तो जिला विषय स्तर पर युक्त रज्जुक एवं पारदेशिक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जिनकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। युक्त, रज्जुक, पारदेशिक, जैसे कि आज हम देखते हैं कि लगभग कह सकते हैं कि इसकी तुलना हम सांसद से कर सकते हैं, लगभग एमएलए या सांसद की तरह, कि युक्त, रज्जुक और ग्राहक ये जिला स्तर के अधिकारी थे। उसके नीचे आएंगे ग्राम अथवा समूह, तो गोप अथवा स्थानिक अधिकारी। तो गोप और स्थानिक अधिकारी की चर्चा मिलती है जो गांव के सब बड़े अधिकारी हुआ करते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं गांव में
जो प्रधान होता है, पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, तो ये उसी तरीके के अधिकारी थे जो गांव की स्थिति के बारे में जानते थे और गांव की स्थिति से राजा को अवगत किया करते थे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात की, गोप नामक अधिकारी जनगणना से जुड़ा हुआ था। जनगणना से उस समय राजा जनगणना किया करता था। राजा ये जानने का प्रयास किया करता था कि हमारे साम्राज्य में कितने लोग हैं और हमारे साम्राज्य में कितने लोग हैं, इसमें से कितने % लोग ऐसे हैं जो कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हम देखते हैं भारत सरकार सही से उन लोगों का आकलन नहीं कर पाती जो लोग टैक्स देते हैं या फिर जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए। लेकिन उस समय राजा उन लोगों की पहचान किया करता था जनगणना के माध्यम से और ये जानने का प्रयास करता था कि कितने लोग राज्य को राजस्व दे रहे, टैक्स दे रहे। आज हम देखते हैं भारत में लगभग 4% लोग टैक्स दे रहे हैं और 96% लोग टैक्स नहीं देते। जो एक हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, वो ज़्यादातर लोग नहीं देते। उस समय राजा इतना सजग था कि वो टैक्स के लिए जनगणना भी क्या करता था। तो ये मौर्य प्रशासन की एक तरीके से बेहतरी को और विशेषताओं को दर्शाता है कि उन्होंने कितने आगे की सोची थी मौर्य शासकों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी। तो सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण, सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ध्यान रखें सुदर्शन झील नाम, यही सारी चीजें मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये फैक्ट है और फैक्ट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के उदाहरण देने हैं। जब आप इस प्रकार के उदाहरणों को देंगे तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर होगा वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस सरल सुलझा हुआ और ऐसा माना जाएगा कि जब आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक करा जाएगा तो चेक करने वाले एकदम समझ जाएगा कि इस बच्चे ने, इस विद्यार्थी ने केवल कहानी बनाते हुए आंसर का जवाब नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, बल्कि इसने तथ्य देखे, इसने उदाहरण देके ये साबित करा कि हाँ उस समय का प्रशासन ऐसा था, उस समय की आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी। और जब आप इस तरीके से उदाहरण देंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा आएगी आपके आंसर में। जब क्लियरिटी ज़्यादा आएगी तो पढ़ने वाले के समझ में आपका आंसर पढ़ते के साथ ही समझ आ जाएगा और वो खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण तथा एक सिंचाई कर लगाने तथा इस सिंचाई कर भी लगाया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया और एक सिंचाई कर भी लगाया। जो लोग इस झील से अपने खेतों की सिंचाई करेंगे उन्हें सिंचाई कर देना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में राज्य की अपनी कृषि भूमि होना, और कृषि के क्षेत्र में राज्य की अपनी कृषि भूमि थी, मतलब देश खुद भी कृषि किया करता था ताकि राज्य की इनकम बढ़े। तो देखो दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं जो सरकार है वो सारी चीज़ों को छोड़ दी है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम ज़्यादा देखेंगे कि सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी कह सकते हैं सरकार के अपने डिपार्टमेंट, वो विभाग, वो उद्योग हैं जहाँ से सरकार प्रॉफिट कमा सकती है, सरकार उन्हें छोड़ रही है, उन्हें बेच रही है, प्राइवेट कर रही है। लेकिन उस समय राज्य कृषि भी क्या करता था, मतलब एक देश खुद कृषि कर रहा है ताकि प्रॉफिट हो। सरकार भी ये कार्य करके अपने उद्योग धंधों से व्यापार कमा सकती है। लेकिन क्योंकि सरकार ये मानती है कि सरकार जिन उद्योग धंधों को करती है वहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाता और सरकारें घाटे में चली जाती हैं, परिणाम स्वरूप इन्हें बेच देना ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के टाइम में सरकार की सोच ऐसी हो गई है और सरकार बेच रही है। लेकिन उस समय राजा ये देखते थे कि कहाँ से वो अपने देश के लिए इनकम एकत्रित कर सकते हैं और वो उन कार्यों को करने के लिए जुट जाते थे। तो कार्य निर्माण था एक सिंचाई कर लगाना। तो जो झील निर्माण करने का उद्देश्य था दोस्तों वो सिंचाई कर प्राप्त करना था ताकि ज़्यादा कर मिले। कृषि के क्षेत्र में राज्य की अपनी कृषि भूमि होना, जिसे सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि जो राज्य की अपनी भूमि हुआ करती थी, और सीताध्यक्ष इससे जुड़ा हुआ अधिकारी था जो राज्य की भूमि की कह सकते हैं पर्यवेक्षकता एक तरीके से देखरेख करता था। अनेक शिल्पकार, खान, जंगल, नदियां आदि राज्य के अधिकार में थी। अनेक खान कह सकते हैं जहाँ से राजा कोयला वोयला इन चीज़ों को खुदवाते थे वो राज्य के अधीन थी ताकि राजा को ज़्यादा इनकम मिले। और कुछ विशेष शिल्पकार से हमारा मतलब है जो हथियार बनाते थे वो वाले शिल्पकार, या कुछ ऐसे शिल्पकार जो आम लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए, उन चीज़ों पर राजा अपना अधिकार रखता था। आज के समय में भी देखेंगे हम परमाणु बम, ये जो बम बनाने वाली जो कह सकते हैं संस्थाएं होती हैं, ये लगभग देश के अधीन होती हैं, क्योंकि देश नहीं चाहता कि आम ये प्राइवेट लोगों के पास जाए और प्राइवेट लोगों को पता चले कि बम कैसे बनाए जाते हैं, मिसाइल कैसे बनाई जाती है, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं। उस समय भी राज्य इन चीज़ों का ध्यान रखता था और राजा इन चीज़ों को अपने पास रखता था। शिल्पकार उस समय ये कार्य करते थे और राजा उन शिल्पकारों को अपने पास रखता था। तो दोस्तों देखते हैं इतिहास से हमें कितना कुछ जानने का मौका मिलता है। वर्तमान सारी व्यवस्था हमारे सामने जो स्थापित है,
वो सिर्फ एक परिवर्तित रूप है, एक चेंज होता हुआ रूप है उन चीज़ों का जो इतिहास में कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी थी। हमने अपने पूर्वजों से सीखा और उनमें कुछ सुधार करते उन्हें लागू करा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि बुद्ध काल में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जो हमने इससे पहले बुद्ध काल पढ़ा था, उन परिवर्तनों ने नगरीकरण को संभव बनाया और नगरीकरण को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों इस कथन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, आज के समय में हम भारत की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं कि भारत की व्यवस्था, जितनी स्थिर सरकारें भारत में आएंगी, जितनी विकासशील सरकारें भारत में आएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही डेवलप करेगी। और हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं कि अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया। तो दोस्तों अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया है, ऐसे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बाहर का व्यापारी होगा जो अफगानिस्तान में जाके अपने प्लांट लगाएगा बड़े बड़े, कौन सी कंपनियां होगी जो अफगानिस्तान में बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगी। कोई कंपनी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है एक स्थिर सरकार है। यहाँ पर कह सकते हैं पूर्ण रूप से एक ऐसी सरकार है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई पाबंदियां लागू नहीं है, जो कभी भी लोगों से कह सकते हैं, जिसके डर से कभी भी लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भाग सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो बिजनेस है, व्यापार है, वो सरलता से सुगमता से नहीं चल सकता। और शायद ऐसा हो वो वहाँ की सरकार है, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता लागू नहीं है, किसी भी कानून के अधीन वो नहीं आते, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा कानून समझते हैं। ऐसे में वो उन व्यापारियों के प्लांट को, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी सीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी, जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी और स्थिर देश नहीं होगा, कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यापारी वहाँ पर व्यापार करने नहीं जाएगा और धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती चली जाएगी। भारत में दोस्तों बुद्ध काल में जो नगरीकरण हुआ था वो और प्रोत्साहित होगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे एक और अच्छी सरकार आएगी, एक और अच्छा साम्राज्य आएगा, जिसके समय में सभी का कल्याण होगा, सभी का विकास होगा। और कह सकते हैं कि जो व्यापार वाणिज्य होगा तेजी से बढ़ेगा, नगरीकरण तेजी से बढ़ेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था में देखते हैं लोहे उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला कृषि अर्थव्यवस्था में। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे, अतरंजी खेड़ा ध्यान रखें, अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे से बने हुए कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। लोहे से बने कृषि उपकरण, अतरंजी खेड़ा एक स्थान से हमें लोहे से बने कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृषि की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि अगर लोहे के औजारों का प्रयोग कृषि के लिए किया जा रहा था तो वो कृषि को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। जनपद निवेश की चर्चा मिलती है। जनपद निवेश दोस्तों, जनपद निवेश मतलब होता है कि राज्य, जो राजा का निवेश होता था, जो राज्य का निवेश होता था, राज्य अपने पैसे को जो होता था कृषि में भी लगाता था, और जब राज्य अपने पैसे को खेती में, कृषि में लगाता था, इसे ही जनपद निवेश कहते हैं। सीता भूमि की चर्चा मिलती है हमें, सीता अध्यक्ष अधिकारी की चर्चा मिलती है जो हमने यहाँ पे ही पढ़ा, और सिंचाई कर की चर्चा मिलती है। शूद्र दासों एवं युद्धबंदियों को कृषि में लगाया गया, शूद्र दासों और युद्धबंदियों को भी कृषि में लगाया गया, तो इससे कृषि और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा उत्पादन होगा। दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा कृषि का विकास होगा, जितना ज़्यादा खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी, उतना ही शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, नगरीकरण बढ़ता चला जाएगा, शहरीकरण बढ़ता चला जाएगा। देखेंगे सुदर्शन झील का निर्माण, इसी समय सुदर्शन झील का निर्माण होगा, और सुदर्शन झील का जो निर्माण किया जाएगा वो टैक्स को बढ़ाने के लिए करा जाएगा राज्य के द्वारा। आगे देखते हैं शिल्प एवं उद्योग, तो विशिष्ट प्रकार के शिल्प राज्य के अधीन थे, जो मैंने आपको भी समझा दिया था। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोह उद्योग, धातु उद्योग, हथियारों का निर्माण आदि हुआ करता था। ये सारे हम देखते हैं व्यापार वहां पर चलते थे। आगे बढ़ते हैं तो व्यापार के बारे में देखते हैं कि बेहतर अवस्था में था। मेगास्थनीज उत्तरापथ मार्ग की चर्चा करता है, चाणक्य दक्षिणापथ मार्ग की चर्चा करता है। दोस्तों उत्तरापथ मार्ग और दक्षिणापथ मार्ग की चर्चा करते हैं। ये जो उत्तरापथ मार्ग था ये हम कह सकते हैं तक्षशिला से बंगाल, और यहां से भड़ौच मतलब गुजरात, और यहां पे बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जुड़ा होता है। एक ऐसा मार्ग जो मतलब वर्तमान पाकिस्तान को गुजरात से जोड़ता था और बंगाल से जोड़ता था, और बंगाल में फिर
क्या कहते हैं गुजरात से जोड़ता था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि उस समय इतना अच्छा मार्ग विकसित था। आज के समय में भी सरकार क्या कर रही है, यह जगह जगह सड़कों को आपस में जोड़ रही है ताकि व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो, ताकि माल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके। जितनी जल्दी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, व्यापार भी उतना ही उन्नत होगा। तो सड़कें कह सकते हैं कि सड़कें किसी भी देश की सड़कें आधारभूत सुविधा होती हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह का प्रोत्साहन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर पथ मार्ग की चर्चा मिलती है, फिर दक्षिणा पथ मार्ग की भी चर्चा मिलती है। चाणक्य बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पे मोती और आभूषणों का व्यापार होता था जो बहुत महंगी चीज होती थी। और एग्रोनोमी नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, एग्रोनोमिक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। इस अधिकारी का कार्य था कि सड़कों को देखना और सड़कों का निर्माण करना। कहीं से सड़क टूटी हुई है, नई सड़कों की आवश्यकता है तो सड़कों का निर्माण करना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिसका संबंध मार्ग निर्माण से था। राजकीय वस्तु, दोस्तों राजकीय वस्तु भी हमें मिलती है। राजकीय वस्तु से मतलब हमारा ऐसी वस्तु से जो वस्तु राज्य के उद्योग धंधों में बनती थी, मतलब जो वस्तु ऐसे उद्योग धंधों में बनती थी जिन पर राज्य का अधिकार होता था और ऐसी वस्तुओं को राजपण्य कहते थे। दोस्तों आज हम देख सकते हैं आज भी हमारी सरकारें कुछ ऐसी चीज़ों को बनाती है, सरकारें कुछ ऐसे उद्योग कह सकते हैं, कुछ ऐसा व्यापार करती हैं जो सरकारों के द्वारा करा जाता है, चीज़ों को निर्मित करती है जो सरकारों के द्वारा करे जाते हैं और वो मार्केट में बाजारों में बेचा जाता है, उससे सरकार को फायदा मिलता है। हम पहले देखेंगे आज से लगभग 40-45 साल पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे तो ऐसी काफ़ी चीज़ थी, लेकिन जब से उदारीकरण का दौर आया भारत ने उन चीज़ों से पीछे अपना हाथ खींच लिया। अब सारी चीज़ें प्राइवेट बना रहे हैं, लेकिन वो एक समय था जब हम कह सकते हैं कि BSNL और MTNL ही देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मानी जाती थी। आज ही हम देखेंगे कि BSNL और MTNL चल रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं और उसके बदले में पैसा लेती है लोगों से, और यही काम हम कह सकते हैं कि वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल यही कर दिए। लेकिन हमारी BSNL और MTNL घाटे में जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदे में जाती हैं प्राइवेट कंपनियां। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम का राजकीय वस्तु, तो राज्य व्यापार करता था और जिन चीज़ों का राज्य निर्मित करता था, व्यापार करता था, उसे राजपण्य कहते थे उन वस्तु को। आगे बढ़ते हैं, बाह्य व्यापार। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पश्चिम एशिया मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत देख लेना, उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र होगा तो दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि लगभग आज का पंजाब और आपका पाकिस्तान, ये जो क्षेत्र था जब भारत एक ही था, ये मध्य एशिया से, मतलब मध्य एशिया का हमारा मतलब है कि आपका अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों से जुड़ा हुआ था और इन देशों से भारत का व्यापार अच्छा होता था। देश में कई बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए जाने जाते थे, जैसे सोपारा महाराष्ट्र और ताम्रलिप्ति बंदरगाह। सोपारा जो महाराष्ट्र है वो ये महाराष्ट्र में, और ये ऐसे बंदरगाह थे जो विदेशी व्यापार के लिए जाने जाते थे, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो बंगाल में, जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए जाना जाता था, जैसे कि वर्मा के साथ या फिर हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के साथ, जो भारत के दक्षिण में राज्य पड़ते हैं, देश पड़ते हैं। देखेंगे दोस्तों आगे मुद्रा अर्थव्यवस्था। तो इस समय मुद्रा अर्थव्यवस्था कैसी थी कि अर्थशास्त्र में पर्ण, धरण और कर्षापण, दोस्तों ध्यान रखना है इनका, पर्ण, धरण और कर्षापण की चर्चा मिलती है, परंतु पुरातात्विक स्रोत के रूप में केवल हमें आहत सिक्के मिले हैं। अर्थशास्त्र में हमें चर्चा मिलती है कि पर्णवीता, करणवीता, परधरण और कर्षापण, ये 3 मुद्रा थी, लेकिन हमें ये 3 मुद्राएं नहीं मिली है। ये सिर्फ साहित्य में कह सकते हैं, एक पुस्तक में जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखी है, ये इनका जिक्र सिर्फ हमें उसी में मिलता है। ये हमें सच में नहीं मिली, और जो हमें सच में मिला है, जो हमें उस समय पुरातत्व के रूप में मिला है, वो आहत सिक्के हैं। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार का डिजाइन या किसी भी कह सकते हैं कोई भी मोहर, किसी प्रकार का लेखन नहीं हुआ करता था। ये मूल्यतः ज़्यादातर जो सामान्यतः चांदी के बने हुए होते थे, लेकिन कुछ तांबे की भी बने हुए मिले, लेकिन चांदी की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और उस समय जो सिक्के हुआ करते थे वो व्यापारिक निगमों द्वारा, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते थे, ना कि राजा के द्वारा या फिर राज्य देश के द्वारा, साम्राज्य के द्वारा नहीं जारी किए जाते थे। वो व्यापारिक निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे। व्यापारिक निगमों के बारे में हमने पढ़ा है बुद्ध काल में, जो हमने पढ़ा था कि
मैंने आपको बताया था। और गृहपति अथवा गृहपति ये व्यापारिक निगम थे, इनके अपने झंडे हुआ करते थे, इनकी अपनी अपना समूह हुआ करता था, कुछ व्यापारिक नियम हुआ करते थे और उस व्यापारिक नियमों के इनकी अपनी मुद्रा हुआ करती थी और उन्हीं नियमों के अधीन ये लोग व्यापार करते थे। तो देखते हैं दोस्तों, आज भी हमारे सामने इस प्रकार की संस्था मिलती है। अगर हम देखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक नियम को बनाती है, सभी देशों के लिए एक समान नियम को बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के अंदर ही बहुत सारे ऐसी संस्थाएं और ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग मिलेंगे जो व्यापार पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और व्यापार के संबंध में जो नए नए कानूनों को बनाते हैं। तो दोस्तों एक देखेंगे हमने इतिहास से कितना कुछ सीखा है, हमने इतिहास से कितना कुछ लिया है। बस आज के समय में जो हमारे लिए बेहतर लगा, आज के समय में जो हमें अच्छा लगा, वो हमने इतिहास से ले लिया और उसमें जो परिवर्तन हो सकते थे उन परिवर्तनों को अपने देश के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार उन परिवर्तनों को कर दिया और उन्हें अपना लिया। दोस्तों ये हमने नहीं करा, ये पूरे विश्व ने करा है, पूरी दुनिया ने इसी प्रकार से करा है। और कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो बना है वो भी इसी प्रकार से बना है। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट है, लेकिन दोस्तों संविधान कॉपी पेस्ट नहीं होगा। संविधान कह सकते हैं कि संविधान का भी एक अपना इतिहास था, देश की एक अपनी प्रकृति थी। बिल्कुल नया संविधान देश में लागू करना एक उचित कह सकते हैं एक उचित सुझाव नहीं था। जो व्यवस्था देश में बनी थी उसी में कुछ सुधार करते हुए उसी को आगे बढ़ाना एक उचित कह सकते हैं सुझाव था, समाधान था, जो देश के संविधान बनाने वालों ने करा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा दिया और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मौर्य साम्राज्य की अभी हमारी एक क्लास और बाकी है। उस क्लास को करने के बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चनों को लेके एक क्लास बनाऊं जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊं। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा इसलिए रुका पड़ा हूं इन चीज़ों के लिए। मैं ये सोच रहा हूं कि जब ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो उन विद्यार्थियों के साथ जब हम इस कार्य को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको बहुत जानकारी मिलेगी। धीरे धीरे हम इस चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और आपकी नॉलेज को इतना इम्प्रूव करेगी कि जिस समय आप एग्जाम करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ओनली बाय यूट्यूब, बाय ज्ञान सर मैंने बहुत अच्छा अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लिया, तैयार कर लिया यूपीएससी के लिए, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए। और अब जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ उसमें मैंने कुछ फैक्ट भी डाले। दोस्तों फैक्ट इसलिए डाले क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वनडे एग्जाम्स के लिए क्लासेस को देखते तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी ये थोड़ी सी मेरे पास कॉलिंग आ रही थी, जो कॉल करके कह रहे थे कि सर आप मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि इसमें प्री भी सम्मिलित हो जाए, हमें मेंस और प्री के लिए अलग अलग क्लासेस ना देखनी पड़े। तो दोस्तों इसलिए मैंने फैक्ट्स को भी आपके साथ ही तथ्यों को भी मिक्स कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट या फिर यूपीएससी पीसीएस में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ तथ्य और कॉन्सेप्चुअल, अवधारणात्मक दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में अवधारणात्मक कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से इस पूरे सिलेबस को मॉडिफाई कराया कि आपके पास तथ्य भी मिलते रहे ताकि आपकी प्री की तैयारी होती रहे और कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं भी आप तक पहुंचती रहे ताकि प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में होती रहे और इंटरव्यू के लिए भी आपके दिमाग में एक बेहतर समझ पैदा हो। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।